और आप में से भी कईयों ने जानना चाहा है लाइक हाउ टू डिसाइड द कैरियर, हाउ टू डिसाइड आवर एकेडमिक कैरियर आफ्टर 10th और 12th। ओके, सो देखो, इस डायरेक्शन में बात करने के लिए सबसे जो पहला एंड सबसे फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि तुम पहले अपने बारे में ये सोचो कि व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल, आप आगे जा कर के करना क्या चाहते हो। ठीक है, अगर समराइज़ किया जाए वर्ल्ड के सारे सक्सेस को तो आप उसको 5 कैटेगरी में बांट सकते हो। सबसे पहला हेल्दी होना। ठीक है, सक्सेस का एक पैरामीटर है आप 100% हेल्दी हो, विच मीन यू आर 20% सक्सेसफुल। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि आपके अंदर साहस कितनी है। ठीक है, आप कितना ज़्यादा साहसी हो, ये सेकेंड पैरामीटर होता है। थर्ड इज़ आपके फॉलोअर्स कितने हैं। फॉलोअर्स का मतलब जो कि आपके बातों पे यकीन करता है, आपके सुझावों को जो मानने का प्रयास करता है, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो कि आपसे सचमुच में प्रेम करते हैं, जो आप में यकीन करते हैं, फॉलोअर्स। चौथा पैरामीटर है कीर्ति। कीर्ति का मतलब ये होता है कि आपका यश, आपका वाहवाही। सचिन तेंदुलकर यशस्वी हैं, मोदी जी यशस्वी हैं, तो आपका यश, ये चौथा पैरामीटर है, 20% ये कवर करता है। एंड पांचवा एंड फोरमोस्ट इज मनी, ऑफ कोर्स 20% वो भी रखता है। तो इस तरीके से सक्सेस के जो 5 पैरामीटर हैं, पहला आयु, हेल्थ, दूसरा प्राण, साहस, तीसरा प्रजा, फॉलोअर, चौथा कीर्ति, एंड पांचवा मनी, धन, पैसा, रिसोर्स। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ कि आप अपने लिए ये डिसाइड करो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल में आप इन 5 में से किन चीज़ों को ज़्यादा रखना चाहते हो। फॉर द टाइम बिंग लेट्स से कि अगर आपको फॉलोअर्स पसंद हैं, आपको लगता है कि आपके प्रजा की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, डेफिनेटली अगर आप साइंस के फील्ड में आगे बढ़ोगे, साइंटिस्ट बनोगे, तो हो सकता है कि आपको पर्दे के पीछे से काम करना पड़े और आपके लिए बहुत ज़्यादा लोग वैसे न मिल पाएँ जो कि आपको जानते भी हों या जिसके बारे में आपकी चर्चा होती हो। लेकिन इट डजेंट मीन कि आप जो हो सो हेल्प नहीं कर रहे हो, कंट्री के लिए वर्क नहीं कर रहे हो, आप सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हो। बट उसके बावजूद अगर आज आपसे 10 साइंटिस्ट का नाम पूछ दिया जाए जो करेंटली वर्किंग है अपने कंट्री में, तो शायद हम भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस फील्ड में उतना फेम नहीं है उन चीज़ों का। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में हो और आप चाहते हो कि आप बहुत धनी बन जाओ, मैं कोचिंग वाले डायरेक्शन में बात नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री में पैसे हैं अभी, बट अपार्ट फ्रॉम कोचिंग अगर नॉर्थ की बात कर लो, स्कूल लेवल पे बात कर लो, कॉलेज लेवल पे बात कर लो, तो वहाँ पे आप पाओगे कि जो भी अपने टीचर्स होते हैं उनके पास मनी का जो अर्निंग है वो एक लिमिटेड होता है। उनका जो टोटल पूरे जीवन भर की कमाई होगी वो उनके पास धन के पैरामीटर पे कैलकुलेट करोगे तो वो लिमिटेड होगा। अगर किसी को धन ही कमाना है तो उसके लिए आपको व्यापार करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करो पहले कि आप अपने जीवन में किस चीज़ को ज़्यादा चाहते हो, किस चीज़ को आप ज़्यादा महत्व देते हो। फिर उसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट ये देखो, लॉन्ग टर्म गोल का मतलब होता है 5 साल 6 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई केवल इसलिए मत कर लो कि इसका क्रेज बहुत ज़्यादा है, ऐसा कर लेने से जॉब मिल ही जाएगा। उससे ज़्यादा तो आप इस बात को समझने का कोशिश करो कि आपकी दिल्ली चाहत क्या है, आपको किस टाइप का आउटकम चाहिए, उस पर बेस्ड आपको अपने कोर्स, अपने कैरियर डिफाइन करनी चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट इज एनालाइज योर इंटरेस्ट एंड एक्शन, मतलब आपकी रुचि किन चीज़ों में है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि लाइक हाउस वाइज इंटर हाउस कंपटीशन में एक बार मैं खेल लिया था तो इसलिए उसमें मैं बाउंड्री लगा दिया 10, तो इस वजह से मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट हो गया। एक बार मुझे स्पीच में बोलने का चांस मिला, मैं फर्स्ट आ गया, तो इसका मतलब मुझे टीचिंग के डायरेक्शन में, स्पीकिंग के डायरेक्शन में मेरा इंटरेस्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गहराई से अपने साथ बैठो और देखने की कोशिश करो कि पिछले 5 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में
वो कौन सी गतिविधियां थी जिसमें तुम रुचिपूर्वक भाग लिए हो और उसमें तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश की हो। वो रुचि ऐसी हो सकती है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरे सामने खाना भी अवेलेबल था, अगर मैं उस काम में इन्वॉल्व था, तो हमने काम को प्रायोरिटी दिया है, खाना को मैंने सेकंड प्रायोरिटी दे दिया। अगर इस तरीके का तल्लीनता, इस तरीके का भाव अगर किसी कार्य में आपको आता है, कोई एक्टिविटी अगर आपको इस लेवल तक पसंद आता है, इट मीन्स कि वो एक ऐसा डायरेक्शन है जो आपके सचमुच में रुचि का है। सेकेंड एस्पेक्ट इज उसके करस्पॉन्डिंग आपने एक्शन क्या लिया। मान लो कि जैसे साइंस के फील्ड में अगर आगे बढ़नी है, बहुत सारे साइबर ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, ये सारे होते रहते हैं, क्विज वगैरह होते रहते हैं, साइंस बेस्ड क्विज। तो आप क्या उसमें पार्टिसिपेट करते हो, और अगर करते हो तो उसमें आप कैसा परफॉर्म कर पाते हो, उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हो, ये बातें डिफाइन करेंगी कि आप साइंस के फील्ड में आगे जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। नेक्स्ट इज प्रीवियस पार्टिसिपेशन एंड फ्यूचर स्कोप। देखिए, एक चीज़ तो बड़ा सच है कि बीइंग अ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर्स, हमें इस हकीकत से रूबरू होते ही चलना होगा कि मैं जो कुछ भी अपना पढ़ाई लेकर के आगे चल रहा हूँ उसका फ्यूचर स्कोप कैसा है, उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कैसी है। ठीक है, क्योंकि जो बेयर मिनिमम इंसान का रिक्वायरमेंट है, धोनी जो है टिकट कलेक्टर से चल करके वो क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक बन गए। ऑफ कोर्स बड़े टारगेट के लिए इसी तरीके का जुनून लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी हकीकत को नहीं इग्नोर करना होगा कि हमारी जो स्थिति हो, हमारा जो पढ़ाई हो, हमारा जो रिजेम्बलेंस हो, वो इन बातों को जरूर ध्यान में लेकर के चले कि अगर वो खिलाड़ी इंटरनेशनल तक नहीं पहुंचा तो नेशनल लेवल पे क्रिकेट के डायरेक्शन में कितना ज़्यादा स्कोप है, क्या उस ग्राउंड तक पहुंच करके भी मैं अपने आप को क्रिकेट खिला, मतलब देखो, मुझे क्रिकेट में आगे बढ़ना है। अगर मुझे क्रिकेट पसंद होगा तो मैं नेशनल तक पहुंच पाऊँ चाहे इंटरनेशनल तक पहुंच पाऊँ, मुझे दोनों चीज़ें सेटिस्फेक्शन दिलाएंगी। लेकिन अगर क्रिकेट में इंटरनेशनल खेलना केवल मुझे पसंद था तो हो सकता है कि मैं नेशनल तक पहुंचने के बावजूद अपने लाइफ में डिससेटिस्फाइड फील करूंगा। तो इस तरीके से आपको ये जरूर डिफाइन करना होगा कि आपका जो ड्रीम है, जो डिजायर है, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उसका फ्यूचर स्कोप कैसा है। थर्ड एस्पेक्ट इज बी रेडी टू ऐड और डिलीट द क्वालिटीज एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा जेई का बात करता हूँ। मान लो कि कोई भी बच्चा आईआईटी जाना चाहता है, उसको जेई मेंस और जेई एडवांस क्वालिफाई करनी होंगी। ठीक है, अब अगर जेई के प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट बराबर आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा माइनर अप डाउन हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल ना होगा कि एक सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, एक सब्जेक्ट बहुत ख़राब है। वैसी स्थिति में आपकी रैंकिंग बहुत बढ़िया नहीं बन सकती है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो जेईई का तैयारी कर रहा है, अगर उसको मैथमेटिक्स अच्छा लगता था 10th स्टैंडर्ड तक और अभी भी वो अपना मैक्सिमम टाइम मैथ्स में ही डिवोट कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसको ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की तैयारी करनी चाहिए, अदर एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। बट शायद जेईई या IIT के लिए वो बहुत फिजिबल आदमी नहीं है। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस दो साल के बाद अगर वो चाहे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की पढ़ाई कर ले, BSc मैथमेटिक्स IIT से पढ़ सकता है, उसका जो चॉइस होगा वो ज्वाइन कर ले। लेकिन इस 2 साल के टेन्योर में जहाँ पे वो जेईई को प्रिपेयर करने के लिए आया है, तो उसकी ये नेसेसिटी है कि वो इन 3 सब्जेक्ट्स को बैलेंस्ड मैनर में स्टडी करे, अदरवाइज उसकी बात नहीं बनेगी। तो इस तरीके से जिस भी चीज़ को आप अपना कैरियर डिफाइन कर रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो उन रिक्वायरमेंट्स के करस्पॉन्डिंग उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर से रिमूव करना या अपने अंदर डेवलप करना, इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी आप जाकर के बहुत आगे तक बढ़ पाओगे। देन आफ्टर बैलेंस बिटवीन योर डिजायर एंड रियलिटी, मार्केट का रियलिटी कैसा है और आपकी चाह कैसी है, इन दोनों के बीच एक प्रॉपर बैलेंस लेकर के ही आगे बढ़ो। ऐसा कुछ उछल कूद जैसा नहीं कि लेट से कोई आया मुझे बोला कि होटल मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया स्कोप है और मैं होटल मैनेजमेंट करने चला गया, बाद में पता चला कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर में तो मेरी कोई रुचि ही नहीं थी। तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी डिजायर और मार्केट रियलिटी दोनों के बीच में आपको बैलेंसिंग लेकर के चलना चाहिए। हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर गोल। आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हो उसकी आपके पास पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। अगर आप अधूरी जानकारी के साथ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा दूर तक जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जिस भी डायरेक्शन में आपको पढ़ना हो, कम से कम 20 घंटे का समय उस डायरेक्शन से जुड़ी बातों को जमा करने में लगाओ और उन इन्फॉर्मेशन के ग्राउंड पर डिसाइड करो कि सचमुच में मुझे क्या करना है, क्या सचमुच में मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ट्राई टू कोरिलेट विद लाइव एग्जाम्पल। सो अपने जो गोल्स हैं
उनको अपने लाइफ में जिनको आपने आगे बढ़ते देखा है उनसे भी कोरिलेट करना, ये भी एक तरीका होता है अपने लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए गोल डिफाइन करने के डायरेक्शन में। एक और बात 11th-12th के बच्चों का खास करके रहता है कि अपने बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ मुझे जो है मेंस और एडवांस या मेंस और नीट को कैसे बैलेंस करना है। तो देखो उस डायरेक्शन में एक छोटी सी बात हमें समझनी होगी कि हमारा बोर्ड एग्जाम का क्या रिक्वायरमेंट होता है। बोर्ड एग्जाम का रिक्वायरमेंट होता है एक पर्टिकुलर सिलेबस है। हाँ, सिलेबस वर्ड से याद आया, ध्यान रखना इस बार जो बोर्ड अपीयरिंग बैचेज होंगे उनमें 25 to 30% सिलेबस रिड्यूस किया जा रहा है। ऑलमोस्ट NCERT की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, बस उसको CBSE जो है सो फ्रेम करके और स्कूल वाइज उसको सर्कुलेट करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस यही रहेगा उसका। तो ये पर्टिकुलर डिसीजन जो है गवर्नमेंट की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एजुकेशन सेक्टर की ओर से 100% कन्फर्म्ड है कि इस बार जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम रहेगा उसमें सिलेबस रिड्यूस रहेंगे। बट मेंस और एडवांस में भी ये रिड्यूस होगा कि नहीं, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। ये अपडेट जैसे ही आएगा आप लोगों को शेयर किया जाएगा। सो बात हो रही थी सिलेबस की। तो जब हम बोर्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारे सामने सिलेबस एंड करस्पॉन्डिंग एक बुक होता है। उस बुक को जब हम पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट मेरा तैयार हो जाता है, फिर हमको एग्ज़ाम में अपने हिसाब से आंसर करने होते हैं। लेकिन वही जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो उसमें आपके हाथ में दो चीज़ें होती हैं, एक उस एग्ज़ाम का सिलेबस और दूसरा चीज़ होता है उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर। सिलेबस आपको ये बताता है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। प्रीवियस ईयर ये बताता है आपको किस लेवल तक पढ़नी है। अगर मेंस का प्रीवियस ईयर का ये पेपर है तो इसका मतलब मेंस का टफनेस लेवल ऐसा होगा, आपका स्टडी इस डायरेक्शन में इस लेवल तक होनी चाहिए। एडवांस का अगर प्रीवियस लेवल ऐसा है तो इसका मतलब IIT के लिए आपको इस लेवल तक पढ़ाई करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सामने एक और सिलेबस, दूसरी ओर पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं। सो जो भी लोग 11th-12th में बोर्ड एज वेल एज मेंस और एडवांस को बैलेंस करना चाह रहे हो, इन केस कि अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया है, अगर आप डायरेक्टली किसी के साथ लिंक्ड नहीं हो, आप फुल्ली स्कूल के प्रोग्राम के पार्ट हो, तो आपके लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप उस सिचुएशन में सबसे पहले सिलेबस देखना, उस सिलेबस में से डिफाइन करना अपने लिए। टोटल सिलेबस को विदाउट कोचिंग कवर करना लिमिटेड टाइम इंटरवल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप फर्स्ट एक्टिविटी ये करो कि सिलेबस में से अपने लिए उन चैप्टर्स को, उन यूनिट्स को डिफाइन कर लो जो कि आप जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप उन चैप्टर्स को पढ़ करके उन पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो उन एग्जाम्स के लिए आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। ये तीन चीज़ें, सिलेबस में से ये डिफाइन करना कि हमें कितना पोर्शन कवर करना है। दूसरा चीज़ ये कि आपका जो अपकमिंग डेज है उसमें आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कहीं से टेस्ट ले लो। एंड तीसरी पॉइंट जो है आपके लिए वो ये कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहो। ये तीनों चीज़ आपको अपने प्रिपरेशन के डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप दिलाएगा।